किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों को दी 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी ये जानकारी। 2019 में खेती की जमीन वाले किसानों की पैसे की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी ये योजना। विगत 5 वर्षों में मत्स्य पालन विभाग ने PMMSY के तहत समुद्री मछुआरों को उपकरणों की आपूर्ति के लिए दिए 50.05 करोड़ रुपए। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 131.30 लाख मछुआरों को प्रदान किया गया बीमा कवरेज। मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी जानकारी। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, मोदी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पिछले 4 वर्षों में उठाए हैं कई क्रांतिकारी कदम। नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 इन दिनों पेश कर रहा है स्वास्थ्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन संगम। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश भर के 25 राज्यों से आए 62 स्टॉल्स बयां कर रहे हैं ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और से सटे तटीय इलाकों में चक्रवात दितवाह का दबाव धीमी रफ्तार से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा। अब इसके धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तटों की तरफ बढ़ने के आसार। पुडुचेरी में भारी बारिश की चेतावनी। समाचार अब विस्तार से। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत है वहीं FCI गोडाउन बनाए जाएंगे। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन देने का काम सुनिश्चित हो रहा है। भारत सरकार का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमको फूड सिक्योरिटी देना है, वो फूड सिक्योरिटी हम रेगुलरली दे रहे हैं। और 2020 में कोविड के समय से लेके 2000 लगभग तो 2029 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम सबको अनाज बांट रहे हैं। जहां भी लीकेज हो रहा है अप टू डेसिग्नेटेड गोडाउन, ये जिम्मेदारी भारत सरकार के होते हैं। उसके बाद में जो फेयर प्राइस शॉप को चले जाता है, अल्टीमेटली इट गोज टू दी बेनिफिशियरी। वो बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। ऑल 20.58 करोड़ रेशन कार्ड्स एंड 7.2 करोड़ बेनिफिशियरीज आर डिजिटाइज्ड। आज ऑलमोस्ट 100% डिजिटाइजेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ही एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पात्र लोगों की संख्या को कम करने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। सारे देश में जहां भी जरूरत है, जहां FCI इधर गोडाउन PPT माध्यम के द्वारा करते हैं, सभी क्षेत्रों में हमारा नेटवर्किंग आज के दिन में परफेक्ट है। जहां भी अगर जरूरत है तो FCI समय समय पर गोडाउन भी हायर करेगा। हम तो हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हर महीने 5 kg रेशन इधर राइस और गेहूं हम हर महीने परफेक्टली देने का काम मोदी जी के कालखंड में शुरू हो गया है और आगे भी बढ़ रहा है।
और केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत शुरू होने के बाद से 21 किश्तों में 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों को दिए हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिससे 2019 में खेती की ज़मीन वाले किसानों की पैसे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत हर साल 6,000 रुपये का फ़ायदा 3 बराबर किस्तों में दिया जाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने ये पक्का किया है कि इस स्कीम का फ़ायदा देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंचे। उन्होंने कहा हाल ही में इस साल नवंबर में देश भर के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की गई थी। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि विगत 5 वर्षों के दौरान मत्स्य पालन विभाग ने PMMSY के तहत 50.05 करोड़ रुपए की कुल लागत से समुद्री मछुआरों को 14,300 संचार कम्युनिकेशन उपकरणों की आपूर्ति के लिए प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान PMMSY के तहत कुल 131.30 लाख मछुआरों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने बताया कि भारत सरकार का मत्स्य पालन विभाग समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा और संरक्षण को सर्वोपरि महत्व देता है और अपनी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। मत्स्य पालन विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत समुद्र में मत्स्यन के दौरान मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मछुआरों को जीवन रक्षक उपकरण, सुरक्षा किट, कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग उपकरण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार ने फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपॉन्डर लगाने के लिए कुल 364 करोड़ रुपए की लागत से वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम NRVCSS के एक और प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। 100% सरकारी सहायता से 1 लाख फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपॉन्डर्स लगाए जा रहे हैं। ट्रांसपॉन्डर में जियो फेंसिंग फीचर है और यह मछुआरों को समुद्री सीमा के पार करने पर अलर्ट देते हैं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अब तक मैरीन फिशिंग वेसल्स पर कुल 45,051 ट्रांसपॉन्डर लगाए जा चुके हैं। इसमें तमिलनाडु में ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम के तहत लगाए गए 3,884 ट्रांसपॉन्डर भी शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लोकसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान सहकारिता क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है जिसमें केंद्र सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि मोदी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पिछले 4 वर्षों में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि सहकारिता समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि देश भर में 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटियां सक्रिय हैं। इन सोसाइटियों से लगभग 30 करोड़ लोग सीधे सदस्य के तौर पर जुड़े हुए हैं जो इस क्षेत्र की व्यापकता को दर्शाता है। मुरलीधर मोहोल ने जोर देकर कहा कि आज देश की 50% आबादी किसी न किसी रूप में कोऑपरेटिव क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और अब बात करते हैं सरस मेले की। नई दिल्ली की सुंदर नर्सरी में आयोजित सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 इन दोनों स्वाद, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन संगम पेश कर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश भर के 25 राज्यों से आए 62 स्टॉल्स न सिर्फ पारंपरिक व्यंजनों की महक बिखेर रहे हैं बल्कि ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी भी बयान कर रहे हैं। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये खास रिपोर्ट। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 स्वाद, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का अनोखा संगम पेश कर रहा है, जहां देश भर के 25 राज्यों के 62 स्टॉल्स लगाए गए हैं। हिमाचली सिड्डू, उत्तराखंड की तंदूर चाय, जम्मू कश्मीर का कलारी कुलचा, नॉर्थ ईस्टर्न मोमोज, राजस्थान की कैर सागरी, गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी, तेलंगाना का चिकन, केरल की मालाबार बिरयानी, बिहार का लिट्टी चोखा,
चोखा और पंजाब का सरसों का साग, मक्के की रोटी जैसे अनेक व्यंजन आगंतुकों को आकर्षित कर रहे हैं। फेस्टिवल में 300 से अधिक लखपति दीदियां और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित देश भर के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने न केवल ग्रामीण उत्पाद बनाने में कुशलता हासिल की है, बल्कि विभिन्न राज्यों के परंपरागत पकवान बनाने में भी उन्हें महारत हासिल है। मेरी जो आर्थिक स्थिति थी, मेरी जो इनकम थी, उसमें थोड़ा सा मतलब डेवलप हुआ है वो। आज मैं यहाँ पर जब पहुँची हूँ, अब हम लोगों को लखपति दीदी का भी किताब मिल चुका है। हमारे ब्लॉक से, हमारे ज़िले से हम लोगों को यहाँ पर भेजा जा रहा है ताकि हम लोग अपना छोटा सा रोजगार करें और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। पहले परेशानी आती थी, अब उम्मीद के कारण अच्छा हो गया। जब से मैं NRLM में जुड़ी हूँ तब से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। मतलब लाइफ समझो सुधर सी गई है, क्योंकि हम किचन तक सीमित थे, हम महिलाएं ना, हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है बाहर निकलने का मोदी जी ने। मुँह से जुड़ने के बाद तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। नहीं, स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम ही जानते हैं। अब काफ़ी बदलाव आ गया। सरकार से तो सर इतनी मदद मिली है, तभी तो यहाँ पहुँचे हैं। मैं 2016 से समूह से जुड़ी हूँ। तो पहले तो मैं हाउसवाइफ भी थी, तो समूह के जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारा मौका मिला। हमारा SRLM के ज़रिए हमें बहुत सारा मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। इसी के वजह से ही हम आगे बढ़ पाए। केरला डिश है, फेमस मसाला है, स्पाइसी मसाला है, बहुत अच्छा है। बनाना रोस्ट है, गी राइस, मलबार परोटा एंड घी परोटा। हम लोग उड़ीसा का जो मेन कुजिन है वो सब लेके आए हैं। उड़ीसा पहले तो हम दही वड़ा आलूदम से शुरू करते हैं। उड़ीसा का जो लोकल स्ट्रीट फूड है, दही वड़ा आलूदम है, बड़ा आलू कसा है, आलू चप है, प्याजी है। यहाँ मुझे फूड कोर्ट में आने का मौका मिला, जिसका मैं भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगी और यहाँ अच्छा लगा मुझे। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आ रही हूँ। मैं गुजरात से आई हुई हूँ। हमारे व्यंजन में सबसे पहले थेपला है, ढोकला है, पाखरी है, पोहा है, भजिया है, वो हमारे आइटम है। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 9 दिसंबर तक सुबह 11:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आम दर्शकों के लिए खुला रहेगा। फेस्टिवल में देश की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता की झलक भी देखने को मिल रही है। सरस फूड फेस्टिवल 2025 ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का एक मंच है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ खाने पीने का ही स्वाद नहीं लेता, बल्कि उन हाथों की मेहनत को भी महसूस करता है जो दूर गांव में बैठकर पूरे देश की उम्मीद और उद्यमशीलता की नई मिसाल बन रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ किसान समाचार के लिए मैं शमीम अख्तर, सुंदर नर्सरी, दिल्ली। भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नेता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी ताज़ा जानकारी के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन में बढ़ोतरी ने भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता को दुगना करने में अहम भूमिका निभाई है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2014 के 3 गीगावाट से 2025 में 40 गुना से अधिक बढ़कर 129 गीगावाट हो गई है। इसी के साथ ही गैर जीवाश्म बिजली क्षमता 259 गीगावाट को पार करने के साथ अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता 500 गीगावाट के 50% से भी अधिक हो गई है। IRENA रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2025 के मुताबिक भारत सौर ऊर्जा में तीसरे, पवन ऊर्जा और कुल इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में चौथे पायदान पर अपनी जगह बनाता है। भारत की ये रैंकिंग ग्लोबल क्लीन एनर्जी में देश की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। भारत ग्रीन ट्रांजिशन को आगे बढ़ाने के लिए पंचामृत फ्रेमवर्क के तहत अपना रोड मैप पेश करता है। इस पंचामृत फ्रेमवर्क के 5 मुख्य हिस्से हैं। पहला लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली क्षमता हासिल करना, जिसमें सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी शामिल हैं। दूसरा, 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोत से स्थापित बिजली क्षमता का 50% हिस्सा प्राप्त करना। तीसरा, 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाना है। चौथा, 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता
इंटेंसिटी में 2005 के लेवल की तुलना में 45% की कमी लाना है, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी, लो कार्बन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलेगा। आखिर में पांचवा हिस्सा है 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना, जिसका उद्देश्य उत्सर्जन को कार्बन हटाने के साथ ही संतुलित करना है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित हो सके। किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी भाव। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में नींबू की आवक सामान्य रही। वहीं दामों की बात करें तो अधिकतर मंडियों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखा गया, जबकि राजकोट मंडी में बढ़त रही। एगमार्क नेट के मुताबिक पंजाब की लुधियाना मंडी में नींबू का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 1 और 2 दिसंबर को नींबू 1600 रुपए पर बिका। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में सोमवार को नींबू का भाव रहा 1550 रुपए, जो कि मंगलवार को भी बिना किसी बदलाव के 1550 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की उदयपुर मंडी में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। 1 दिसंबर को इसका दाम रहा 1500 रुपए, जो कि 2 दिसंबर को भी 1500 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में 1 दिसंबर को नींबू का भाव रहा 1335 रुपए, जो कि 2 दिसंबर को 15 रुपए चढ़कर 1350 रुपए हो गया। वहीं बात नींबू की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर नींबू की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 36,43,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान नींबू की उपज लगभग 38,36,000 टन रही थी। यानी इस साल नींबू की पैदावार में करीब 1,93,000 टन की कमी देखी जा सकती है। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में सरसों के सौदे भारी कमजोरी के साथ हुए। यहां 1 दिसंबर को सरसों का भाव 6,761 रुपए था। 2 दिसंबर को इसमें 561 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,200 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। इसी तरह गुजरात की राजकोट मंडी में भी 2 दिसंबर को सरसों का भाव 300 रुपए लुढ़ककर 6,550 रुपए से 6,250 रुपए रह गया, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में तेजी का रुख रहा। यहां 1 दिसंबर को सरसों 6,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी थी, जो 2 दिसंबर को 10 रुपए चढ़कर 6,660 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिन यानी 1 और 2 दिसंबर को सरसों का भाव 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 126,67,000 टन रबी सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132,59,000 टन रही थी। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के मध्य गुजरात के किसान इस मौसम में गेहूं और आलू की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात के तटीय इलाकों में किसान गेहूं और जीरा की बुवाई कर लें। यहाँ के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भी जीरे की बुवाई की जा सकती है। वहीं उत्तरी गुजरात के इलाकों में गेहूं, सरसों, जीरा और आलू की बुवाई का काम कर लें। गुजरात के दक्षिणी सौराष्ट्र इलाकों में इस मौसम में जीरे की बुवाई की जा सकती है। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान मूंग की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में टमाटर, मिर्च और बैंगन के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। गुजरात के उत्तरी सौराष्ट्र के हिस्सों में किसान लहसुन और सौंफ की बुवाई कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण के किसान सुपारी की पकी पौध की तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ इस मौसम में लोबिया, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और सरसों की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान मिर्च और बैंगन के नए पौधों का रोपण भी कर लें। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र के किसान प्याज और कपास की पकी फसलों की तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ इस मौसम में गेहूं और मक्का की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान अरहर की समयानुसार सिंचाई करें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान कपास की पकी फसलों की तुड़ाई जारी रखें। यहाँ इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है।
वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में सरसों, अलसी, गेहूं, मक्का और कुसुम की बुवाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में संसद की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। लोकसभा की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। प्रश्नकाल के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और सूचना और प्रसारण समेत विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे गए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मुफ्त राशन देश के 80 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पात्र लोगों की संख्या में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा, फेक न्यूज हमारी डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो भारत के संविधान को फॉलो नहीं करते हैं। हाल ही में कुछ नए रूल बनाए गए हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज दूरसंचार एक लग्जरी नहीं, हमें 100% का सैचुरेशन देश में करना है। करीब 37,000 टावर की राशि भी दी गई है। करीब 25,000 टावर लग चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, संचार साथी ऐप जन भागीदारी पर हैं। 20 करोड़ ही पोर्टल पर हुए हैं। 1.5 करोड़ डाउनलोड हुए हैं। वहीं 26 लाख चोरी के मोबाइल भी बरामद हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आज। दिव्यांगों की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जोड़ों के दर्द से हो परेशान, सूजन की हो लालिमा या फिर हो सुबह की जकड़न, तो ये सब हो सकते हैं गठिया के संकेत। तो आइए जानते हैं क्या है गठिया की बीमारी और आयुर्वेद में क्या है इसका इलाज।
अगर आप भी गठिया रोग के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। आयुर्वेद में गठिया और उसका उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में, अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है। हमारे जो अन्नदाता है उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जमीनी हकीकत, उनसे पूछेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। महाडीबीटी पे अप्लाई करके ट्रैक्टर, रोटावेटर, मशीनरी लिए। जी मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, मैं तो कई साल से कराता हूँ। संकल्प लेंगे आज यहाँ हम इस जहर को खाना बंद करें, अपने खेत में डालना बंद करें और हम जैविक खेती की तरफ चलें। अभी जो बदलाव दिख रहा है हमें तो हमारे सरकार की वजह से है। देश के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। मेरी माही देश की सबसे बड़ी तैराक बनना चाहती है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आप प्लीज वेद भाई को देखिए, उस नौकरानी की बच्ची से दूर रखिए उसको। पसंद अपनी औकात में रह के करनी चाहिए। ये सिर्फ एक तरफा प्यार है। तुझे अपने प्यार का इजहार करना पड़ेगा। मैं आपसे, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मुझे शनाया के साथ शादी करनी पड़ेगी। तुम क्या कहने वाली थी मुझसे, बोलो। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।